वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बापू। तो कहानी की शुरुआत होती तेलंगाना के गांव से, जहां रवि नाम का एक जेसीबी ड्राइवर किसी खेत के पास अपना कुछ काम कर रहा होता है। और ये देखिए, तभी वहां से मिट्टी हटाते हुए रवि को उस मिट्टी के बीच चमकता हुआ चीज नजर आता है कुछ, जिसको बाद में अकेले देखने पर रवि को पता चल जाता है कि वो सोने से बनी हुई भगवान की एक मूर्ति है। रवि ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि अचानक मूर्ति यहाँ पर कैसे आ गई। फिर किसी तरह उसको छुपाते हुए वो उस मूर्ति को घर लेकर आ जाता है। फिर आगे वो अपनी माँ से एक पेटी की चाबी मांगकर उसमें उस मूर्ति को छुपा देता है और अपनी माँ से ये भी कहता है कि माँ, मैंने उस पेटी में बहुत ही कीमती चीज रखी हुई है, इसलिए आप कुछ दिन घर में ही रहिएगा और उसका ख्याल रखिएगा। हालांकि रवि की माँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, पर वहाँ रवि का मामा भी होता है जो ये बातें सुन लेता है। आगे रात में रवि की माँ उस पेटी को खोल कर देखती है, उसके अंदर रखा क्या है, मतलब जिसमें उसे भी वो सोने वाली मूर्ति नजर आती है। और वो समझ जाती है कि इसे बेचकर हमारी काफी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद वो मूर्ति को प्रणाम करके उसे वापस वहीं पर रख देती है। अगले दिन दोस्तों, जब रवि की माँ टीवी देखती है ना, तब एक स्वामी कहता है कि लोगों के पास अचानक से कभी कभार ज्यादा पैसा आ जाता है और उन्हें लगता है कि इससे उनको फायदा होगा, पर असल में ये उनके लिए नुकसान होता है। अब रवि की माँ, जो कि इस स्वामी की बहुत ही बड़ी भक्त होती है, वो इस बात को इस तरह से लेती है कि कहीं उस मूर्ति से भी हमें कोई नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से वो उसी शाम उस मूर्ति को ले जाकर गांव के कुएं में फेंक देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी मौत भी हो चुकी है दोस्तों। और उनका क्रियाक्रम करने के बाद रवि अपने मामा से पूछता है, मामा, क्या आपको पता है कि मेरी माँ ने उस मूर्ति को कहाँ किस कुएं में फेंका था? मुझे उन्होंने पिछली रात मरने से पहले ये बताया तो था कि उन्होंने किसी कुएं में फेंका हुआ है मूर्ति को, पर किस कुएं में ये नहीं बताया उन्होंने। तो उसके मामा जवाब देते हैं कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता। रवि फिर कहता है कि मुझे उस मूर्ति को वापस ढूंढना ही होगा, उसे बेचकर मैं एक और जेसीबी खरीद सकता हूँ और फिर हमारा सारा नसीब बदल जाएगा। इसके बाद दोस्तों सीन यहाँ से श्रीनिवास नाम के उसी गाँव में रहने वाले एक किसान पर शिफ्ट होता है, जिसकी इस बार काफी अच्छी फसल हुई थी। श्रीनिवास इस बारे में अपनी पत्नी सुधा से बात करता है और इन दोनों का मनी नाम का एक बेटा और रिचा नाम की एक लड़की भी है। इसके साथ ही इनके घर में श्रीनिवास के पिता भी रहते हैं, जो कि नेचर से जरा सा खड़ूस और सेल्फिश है। खैर, श्रीनिवास की इस बार इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी उसे उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। असल में उसने 3 साल पहले कुछ गांव के लोगों से कर्ज लिया था, जिससे उसने खेती की, पर 2 साल खेती बर्बाद हो गई। जिसके बाद इस साल खेती अच्छी हुई है, पर फसल से आने वाले पैसे का 50% तो खेती में लगने वाले बीज और बाकी चीजों में ही लग जाता है। इसके बाद उसके पास 50% बचेगा, पर जितना उसे कर्ज लौटाना है ना, उस हिसाब से उसे फसल का 80% तो कर्ज में ही देना पड़ेगा। यानी कि फसल से फायदा तो दूर, उसे कर्ज लौटाने जितने पैसे भी नहीं आने वाले। इस पर भी जिन लोगों से श्रीनिवास ने कर्ज लिया था, अब वो गांव के पंचायत तक पहुंच चुके होते हैं, जिस वजह से श्रीनिवास के ऊपर पैसे लौटाने का ज्यादा दबाव बन जाता है। इतनी टेंशन कम थी कि तभी उसी रात मनी, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, वो अपने पिता श्रीनिवास से एक नए ऑटो के लिए पैसे मांग रहा होता है, क्योंकि अब पुराना ऑटो अच्छे से चल नहीं रहा था उसका। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास की बेटी रिचा उसे कहती है कि मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है पापा, और आगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। यानी कि एक ही बार में श्रीनिवास के ऊपर हर तरफ से पैसों का बर्डन आ जाता है, जिसकी टेंशन उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई भी देती है। पर पिता होने की वजह से वो किसी तरह इन चीजों से दूर नहीं भागना चाहता, इसीलिए अपने दुख को अंदर दबाए वो सोचने लगता है कि कैसे मैं सारा ये पैसों का इंतजाम करूं। अब अगले दिन फसल की कटाई होती है, इसीलिए श्रीनिवास का पूरा परिवार मिलकर कटाई करता है और उसे बोरियों में भरकर श्रीनिवास पास के गवर्नमेंट मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। जहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि कॉटन के प्राइस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि मार्केट के लोगों ने उस प्राइस को काफी कम कर दिया है, जिस वजह से रुई को बिकने में कुछ और दिनों का समय लगेगा। और इसी वजह से श्रीनिवास वहीं पर रुकने का फैसला करता है। अब शाम में मनी वहां पर पहुंच जाता है और अपने पिता को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि मैं सभी रुई का ख्याल रख लूंगा, आप जाइए आराम कीजिए। हालांकि श्रीनिवास इस बात के लिए मान नहीं रहा था, पर मनी के बार बार जिद करने पर वो घर चला जाता है और रुई को संभालने की जिम्मेदारी मनी पर आ जाती है। अब दोस्तों बीच रात में मनी अपने एक दोस्त के साथ पास की शराब की दुकान पर पीने के लिए चला जाता है और वहीं पर पीकर सो भी जाता है। तभी आधी रात में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश को देखकर श्रीनिवास को इस बात का डर भी लगने लगता है कि कहीं रुई बारिश में भीग ना जाए, कहीं मनी रुई पर प्लास्टिक डालना भूल ना जाए, ये उसको दिमाग में आ रहा होता है। जिसके चलते श्रीनिवास आधी रात में ही बारिश में भीग भीग कर मार्केट पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसे अपनी रुई पूरी तरह बारिश के पानी में भीगी हुई नजर आती है। यानी कि पूरे साल की मेहनत दोस्तों एक ही रात में बर्बाद हो गई। अब ये रुई किसी काम की नहीं थी। श्रीनिवास को इस हादसे से बहुत ज्यादा झटका लगता है और उसके दिमाग में कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, इन बातों की टेंशन घूमने लगती है कि अब मैं कहां से इन चीजों के लिए पैसे लेकर आऊंगा। ये टेंशन इस हद तक बढ़ जाती है कि श्रीनिवास
आगे अपनी जान देना ज्यादा सही समझता है और अपने खेत में पहुंचकर फांसी लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है और रस्सी से लटक भी जाता है कि तभी वहां पास से एक आदमी गुजर रहा होता है जो श्रीनिवास को पेड़ से लटकता देखकर उसको जाकर पकड़ लेता है। इसके बाद ले जाया जाता है उसे हॉस्पिटल में और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। इस हादसे से पूरे परिवार में दुख का माहौल हो जाता है और रात में श्रीनिवास सुधा से कहता है, अगर मैं मर जाता तो सरकार से मिले पैसों से तुम कर्ज चुका सकती थी। सुधा कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मैं मर जाती हूँ, पर आप मरने के बारे में मत सोचिए प्लीज। तभी दोनों को बाहर से श्रीनिवास के पिता की आवाज आती है जो आधी रात में खुद में ही बातें कर रहे होते हैं, जिसको देखकर सुधा कहती है कि शायद हम दोनों को छोड़कर किसी तीसरे का मरना हमारे लिए काम आ सकता है। और ये सुनकर श्रीनिवास भी हाँ कह देता है। यानी कि दोस्तों, श्रीनिवास अब अपने पिता को मारने के बारे में सोच रहा है ताकि उसके मरने पर जो इंश्योरेंस के पैसे आएंगे उससे वो कर्ज वगैरह सब कुछ चुका लेगा। अगले दिन श्रीनिवास जब अपने पिता के साथ कहीं पर बैठा होता है तब वो उन्हें सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊं और इससे पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारी नहीं मेरी मरने की उम्र है, वैसे भी तुम लोगों पर मैं बोझ बनकर रहता हूँ, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर श्रीनिवास ना चाहते हुए भी जरा सा मन ही मन खुश भी होता है कि जो वो और सुधा करना चाह रहे थे वो पिताजी खुद करने को कह रहे हैं। तो आगे श्रीनिवास ये बात सुधा को भी बताता है कि पिताजी मरने के लिए मान गए, जिसको सुनकर सुधा बड़ी खुश होती है और अपने ज्वेलरी श्रीनिवास को देकर कहती है कि अब पिताजी कुछ दिन जिंदा रहेंगे, इसलिए उनके कुछ आखिरी दिन में हम उनकी अच्छे से सेवा करते हैं और बढ़िया ख्याल भी रखते हैं उनका। चलो ठीक है। और दोस्तों, इसी पल से श्रीनिवास के पिता की लॉटरी निकल जाती है। मतलब उनके लिए श्रीनिवास नए नए कपड़े लेकर आता है, उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाता है, उनका मन पसंदीदा खाना उनके लिए लेकर आता है। जहाँ घर में वो तो एक तरफ अपना मन पसंदीदा खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार नॉर्मल सा भी खाना ठीक से खा नहीं पाता। पर इससे भी श्रीनिवास को कोई दुख नहीं होता क्योंकि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके पिता मरने वाले हैं और फिर उन्हें पैसे मिल जाएंगे बहुत सारे। वहीं मनी को ये सारी चीजें देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि यहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं है और दादाजी को आप नवाबों की तरह खिला रहे हो। तभी दोस्तों, इस दौरान हम रवि को देखते हैं जो पंचायत के पास जाकर कहता है कि मेरे माँ के मरने से पहले एक इच्छा थी कि वो गाँव के सभी कुएं साफ करवाए ताकि इससे गाँव के लोगों को साफ पानी मिल पाए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की ये आखिरी इच्छा पूरी करूँ। ये सुनकर पंचायत के लोग तो बड़े खुश होते हैं, पर वो रवि से ये भी कहते हैं कि पर याद रखना, इसके लिए हमारी तरफ से तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम ये खुद कर रहे हो अपनी तरफ से। रवि भी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। ये कहकर रवि पंचायत से गांव के कुएं साफ करने का अप्रूवल ले लेता है और अब किसी को उस पर शक भी नहीं होगा कि वो अचानक से गांव के हर कुएं में ताका झाकी क्यों कर रहा है, जबकि उसे तो वो मूर्ति चाहिए। आगे हम मनी को अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ देखते हैं जिसे वो कुछ ही हफ्तों पहले मिला था और पहली नजर में दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लग जाते हैं। मनी पायल के साथ काफी समय बिता रहा होता है और ऐसी ही एक लव स्टोरी रिचा के साथ भी चल रही होती है, यानी उसकी बहन के साथ, पर ये वन साइडेड लव स्टोरी है। तो असल में रिचा का जो सर है ना मयंक, वो उससे प्यार करता है और उसने कई बार ये बात रिचा को बताई भी होती है, पर रिचा उसे कोई जवाब नहीं देती और बस उसको दूर भगा देती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि शायद रिचा भी मयंक को वैसे पसंद करती है लेकिन बता नहीं पा रही है, क्योंकि अपने घर की प्रॉब्लम्स को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि ये प्यार में पड़ने का सही टाइम नहीं है। अब हम श्रीनिवास और सुधा को देखते हैं जो कि पिछले 4-5 दिनों से हर सुबह उठकर देख रहे होते हैं कि उनके पिताजी अभी जिंदा है या फिर नहीं। जहाँ एक सुबह श्रीनिवास को अपने पिता नजर नहीं आते और उसे लगता है कि उसके पिता ने कहीं पर जाकर आत्महत्या कर ली है, इसीलिए वो रोते हुए अपने पिता को ढूंढने लगता है। वहीं सुधा भी रोना शुरू कर देती है, पर आगे श्रीनिवास को पता चलता है कि उसके पिता सुबह सुबह खेत में हल्के होने के लिए गए थे और इस बार वो ज्यादा दूर चले गए थे, इसलिए बस उनको लौटने में देरी हो गई थी। ऐसा एक और बार होता है जब सुबह सुबह सुधा कहती है पिताजी उठिए, पर वो उठ नहीं रहे होते हैं, जिससे सुधा को लगता है कि कहीं ये गुजर तो नहीं गए और वो फिर रोना शुरू कर देती है। सभी वहां पर इकट्ठे भी हो जाते हैं फिर, लेकिन तब सभी पिताजी को उठाकर खड़े हो जाते हैं कुछ देर में और सभी को समझ आ जाता है कि पिछली रात उन्होंने ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए वो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। अब दोस्तों, आगे श्रीनिवास जब अपने पिता से इनडायरेक्टली उनके मरने के बारे में बात करता है ना, तो वो श्रीनिवास से कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं मैंने तुमसे कब ये बातें कही थी, जिससे श्रीनिवास को याद आता है कि उसके पिता को भूलने की बीमारी है, यानी कि वो यही भूल गए कि उनको मरना था अपने बच्चों के लिए। बताओ। तो आगे श्रीनिवास इस बारे में सुधा को बताता है और तब तक इस बारे में मनी और रिचा को भी पता चल जाता है कि दादाजी को ऊपर भेजना है, ये हमारा अगला मिशन है और ये उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी भी है, जिसमें अब रिचा और मनी भी जुड़ जाते हैं, यानी कि इस मिशन में उनके नाती भी। ये रात श्रीनिवास और सुधा पानी में जहर जैसा कुछ मिलाकर अपने पिता को पीने देते हैं, पर गलती से वो उस पानी को गिरा देते हैं पर पीते नहीं, यानी कि श्रीनिवास और सुधा का पहला प्लान भी फेल हो जाता है। इसी के साथ कर्ज वापस करने का समय भी पास आ रहा होता है और पैसे लौटाने के लिए बस 3 हफ्ते बचे होते हैं। अब उसी रात मनी पायल के साथ होता है जब दोनों रोमांस करते हैं। तभी मनी पायल को एक
एक चेन गिफ्ट करता है। तो थोड़ी देर फिर बातें होती है और पायल वहां से जाने लगती है। तो मनी उसे कहता है कि अब अगली बार ये रोमांस कब होगा बताओ ना। जवाब में पायल कहती है जब तुम गोल्डन चेन मुझे दोगे तब। लगता है दोस्तों ये वैसी वाली गर्लफ्रेंड है इसकी, क्योंकि आगे जब मनी पायल से पूछता है कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगी ना, अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब रही तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी बताओ। तो इसका जवाब देने के लिए पायल बात को टाल देती है, यानी पक्का कुछ गड़बड़ है। फिर हम रिचा और मयंक को देखते हैं, जहां हमको पहले पता चलता है कि रिचा भी मयंक को पसंद करती है, पर जैसे कि उसकी फैमिली की कंडीशन है वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रिचा ये बात मयंक को बताती है, ये सोचकर कि मयंक इसको समझ लेगा और हमेशा हमेशा के लिए रिचा को छोड़कर चला जाएगा। पर मयंक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने को तैयार हूँ, तुम जब आओगी मैं तब तुमसे शादी कर लूंगा। पर ये सुनकर रिचा गुस्सा हो जाती है कि इतना समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ बताओ, और फिर वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। आगे हम मनी को ऑटो लेकर घर लौटते हुए देखते हैं कि तभी बीच रास्ते में उसे अपने दादाजी सामने से आते हुए नजर आते हैं, जिनको देखकर वो तेजी से ऑटो उनके पास ले जाने लगता है, जैसे कि वो उनको ऑटो से मारने वाला है। पर तभी ऑटो से बाहर निकलकर उनका गला दबाते हुए कहने लग जाता है कि तू मरेगा नहीं क्या बुड्ढे। तो उसके दादाजी उसको एक जोर का चाटा मारते हैं और मनी तो समझ जाता है कि वो इस तरह से तो दादा को मार नहीं पाएगा, जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि दादाजी कैसा लगा मेरा ये प्रैंक आपको, मैं तो बस मजाक कर रहा था आपके साथ। दूसरी तरफ दोस्तों हम श्रीनिवास को देखते हैं, जिसे उसके कर्जदार कहते हैं कि इस पेपर पर साइन करो, इसके हिसाब से अगर तुमने दिए हुए समय के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो जमीन हमारी हो जाएगी और हम उसको बेच सकते हैं। ना चाहते हुए भी श्रीनिवास को साइन करना पड़ता है और वो दुखी होकर घर लौटने लगता है। उसी रात श्रीनिवास अपने पिता के साथ बैठकर पी रहा होता है, तभी वो उनसे कहता है कि पिताजी हमने पैसों के लिए मारने का सोचा था। ये सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि अरे तुम कर्जदार को मत मारो, तुम्हें जेल हो जाएगी और कर्ज भी नहीं चुका पाओगे। श्रीनिवास कहता है कि मैं कर्जदारों को मारने की बात नहीं कर रहा, आपको मारने की बात कर रहा हूँ। अब ये सुनते उसके पिताजी चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, मैं पहले खुद ही मरने के लिए गया था, पर तभी माता लक्ष्मी की मुझ पर कृपा हुई और मुझे एक मूर्ति मिली, जिसे बेचकर हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस मुझको ये याद करना है कि वो मूर्ति रखी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद श्रीनिवास की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसके पिता के पास ऐसी कोई मूर्ति भी है क्या। बस एक बार पिताजी को याद आ जाए कि वो मूर्ति कहाँ पर है तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं और खाना खाते वक्त सुधा ने जो सब्जी बनाई होती है उसमें उसके पिताजी के लिए जहर डाला होता है उसने, पर वही सब्जी बाकी सब भी ले लेते हैं, जिस वजह से सुधा को कुछ ना कुछ बहाना कर कर सभी को वो सब्जी खाने से रोकना पड़ता है। आगे उसी रात मनी अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, जहाँ उसका दोस्त विश्वास भी साथ में होता है, जो कि मनी से जलता भी है क्योंकि पायल उसकी गर्लफ्रेंड है। मनी तब अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जल्दी नया ऑटो लेने वाला हूँ, पर उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार पर तो कर्जा है। तो मनी तो नशे में कहता है कि हमारा परिवार दादाजी को मारने वाला है, जिसके बाद किसान इंश्योरेंस से हमें ढेरों पैसे आएंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये बातें विश्वास रिकॉर्ड कर लेता है और रातों रात गांव में हर किसी को वो वीडियो फॉरवर्ड भी कर देता है, जिसमें मनी ने अपने दादाजी को मारने की बात कही थी। उसी रात सोते हुए दादाजी को एक सांप काट लेता है और श्रीनिवास फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां हम श्रीनिवास को छोड़कर घर के बाकी सभी लोगों के चेहरे पर एक अजीब से सवाल को देख पाते हैं। सब ये सोच रहे हैं कि क्या हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये तो उसी मौत के करीब जा रहे हैं जिसका इन लोगों ने बहुत समय से इंतजार किया था। मतलब ये तो चाह ही रहे थे कि दादाजी मर जाए, पर इसके बावजूद ये उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और दादाजी को बचा लिया जाता है। तब तक सुबह भी हो जाती है। इनके पास मनी का वो वीडियो फॉरवर्ड होकर भी आ जाता है, जिसमें वो दादाजी को मारने की बात कर रहा था और अभी तक ये वीडियो गांव के हर किसी तक पहुंच चुका है। ये देखकर सुधा मनी को मारने लगती है कि तुम बाहर ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, और मनी भी समझ जाता है कि विश्वास नहीं मेरे साथ ये विश्वासघात किया है। इसके बाद वो विश्वास को जाकर काफी मारता भी है, पर आगे पायल भी उसके साथ विश्वासघात करती है, विश्वास के साथ रिलेशन में आकर मनी को चीट करके दोस्तों, जिसके बारे में जानकर मनी के दुख के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अब आगे रिचा को पता चलता है कि मयंक शादी कर रहा है, और जब वो उससे इस बारे में पूछती है तो मयंक कहता है कि मैं अब भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, पर जब से तुम्हारे परिवार के बारे में पूरे गांव में बात हो रही है ना कि तुम अपने ही दादा को मारना चाहते हो, तब से मेरे पिताजी मेरे और तुम्हारे शादी के बिल्कुल खिलाफ है और वो मर जाएंगे अगर मैं उनके खिलाफ गया तो। रिचा बहुत ही रोने लगती है, यानी कि वो भी पूरी तरह से मयंक को चाह रही थी। अब इनके पास पैसे की बहुत ही कमी हो जाती है, जिस वजह से श्रीनिवास को अपनी गाय तक बेचनी पड़ जाती है, और इसके बाद ये फैसला लेते हैं कि गाँव छोड़कर शहर में चले जाएंगे। वहीं पर पूरा परिवार काम करेगा और थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपनी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। हालांकि इस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता, पर तब भी इनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, और वैसे भी एक हफ्ते में पैसे ना देने की वजह से इनके खेत का जमीन कर्जदारों के नाम होने वाला था।
जिस वजह से ये शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना सामान लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ बीच रास्ते में गाँव की कुलदेवी के यहाँ आशीर्वाद के लिए रुकते हैं। और इसी बीच दादाजी को याद आ जाता है कि उन्हें जो मूर्ति मिली थी वो उन्होंने कहाँ रखी है। वो जल्दी से वहाँ से जाकर उस मूर्ति को निकाल लेते हैं और अपने पास एक कपड़े में बांध लेते हैं। तब दोस्तों वहाँ पर हम रवि को देखते हैं, जो कि गुस्से में कुएं के पास ही घूम रहा होता है। असल में रवि ने सभी कुएं साफ कर दिए, पर किसी में भी उसे मूर्ति नहीं मिली, क्योंकि वो मूर्ति पहले ही दादाजी को मिल गई थी और उन्होंने उसको छुपा दिया था, जिसके बाद वो भूल गए कि उन्होंने उसे कहाँ छिपाया है। इस वक्त दादाजी उस मूर्ति को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और तभी रवि उन्हें गुस्से में रोककर पूछता है कि इस कपड़े में क्या है, जिस पर वो जवाब देते हुए झूठ कहते हैं कि देखो, मैंने शहर जाने से पहले एक नारियल तोड़ा था, वही इस कपड़े में है। इसके बाद रवि उनको जाने देता है और दादाजी उस मूर्ति को लेकर अपने परिवार के पास पहुंच जाते हैं, जिससे सभी हैरान। अब आगे दोस्तों हमें मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां श्रीनिवास ने अपना कर्ज चुका दिया है। मनी के पास खुद की एक कार है, रिचा एक बैंक में काम करती है, दादा भी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा हैं और सभी बड़े खुश भी हैं। तभी रिचा को आता है मयंक का कॉल, जिस पर रिचा बात करते हुए मयंक से पूछती है, तुम्हारी वाइफ कैसी है? मयंक कहता है, वाइफ? मैंने शादी नहीं की, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर तो रिचा खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है, मैं अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी कि सब कुछ बढ़िया हो गया। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।